अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं क्या, किसके लिए, नॉन टेल रिकर्सिव प्रोग्राम के लिए। ठीक है, नॉन टेल रिकर्सिव प्रोग्राम के लिए एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। इस एग्जांपल को सही से पढ़ो पहले। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं सही से। ठीक है, क्या है, ए एन इफ n लेस देन इक्वल टू 2 रिटर्न, कुछ नहीं करना है, रिटर्न कर देना है अगर n का वैल्यू 2 या 2 से लेस रहे। ठीक है, इल्स अगर 2 या 2 से लेस नहीं रहे तो क्या करना है, a n माइनस 1 एक फंक्शन कॉल करना है क्या, a n माइनस 1, उसके बाद एक प्रिंट करवाना है a printf n माइनस 1, उसके बाद फिर से एक फंक्शन कॉल है a n माइनस 3, फिर से प्रिंट करवाना है n माइनस 2 का वैल्यू, फिर से एक फंक्शन कॉल करना है a n माइनस 4। इसका मतलब क्या लग रहा है, ये कैसा होगा, क्या बोले हम, नॉन टेल रिकर्सिव है। देख कर भी लग रहा है क्या, एक फंक्शन के बाद में फिर से एक फंक्शन आ गया, एक फंक्शन के बाद में अगर सिंपल प्रिंट का भी एक स्टेटमेंट आ जाए तब भी वो नॉन टेल रिकर्सिव हो जाता है। क्यों, लौटते टाइम में प्रिंट तो करवाना है उसको। अगर किसी भी फंक्शन के बाद में, याद रखना, किसी भी फंक्शन के बाद में एक भी स्टेटमेंट आ रहा है, एक भी स्टेटमेंट आ रहा है तो क्या होगा, नॉन टेल रिकर्सिव होगा। अब देखो अब क्या दिमाग लगा सकते हो, दिमाग क्या लगा सकते हो, ठीक है तो अभी बाइनरी सर्च जो बताए थे, तो बाइनरी सर्च जो लेफ्ट पार्ट का रहता था, बीच में इल्स होता था, और बाइनरी सर्च राइट का होता था। ये भी तो है, इस फंक्शन के बाद में देखिए इल्स आया है, अरे इस फंक्शन के बाद में इल्स नहीं आया है, या तो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करो इल्स में, या तो इसको करो, किसी एक को करना है। इसके बाद में ये नहीं आया है, लिखा हुआ बाद में, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होना है ना। जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इल्स वाले में देखेंगे क्या, इल्स को हम भूल जाएंगे। जब इसको हम करेंगे तो ऊपर वाला तो ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इसको एग्जीक्यूट हम कर रहे होंगे तो नीचे वाले को भूल जाएंगे ना। मतलब क्या है, इसके बाद में नहीं कोई आया है स्टेटमेंट, बस वही बात हम बता रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि एक बार जब कोई फंक्शन आ जाए तो उसके बाद में कोई और स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, जबकि यहां पर क्या है, फंक्शन कॉल के बाद में फंक्शन कॉल आ रहा है, मतलब क्या है, नॉन टेल रिकर्सिव है पहले से ही। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। क्या है भाई, n के लिए है, n का एक इनपुट दिया हुआ है, इनिशियल वैल्यू क्या दिया हुआ है, n इक्वल टू 7, इनपुट में n इक्वल टू 7 एक वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को आउटपुट पूछ रहा है, आउटपुट हम लोग से पूछ रहा है। ठीक है, हम इसको देखते हैं, इस प्रोग्राम को सही तरीके से लिखते हैं। ठीक, इस प्रोग्राम को सही तरीके से हम बनाते हैं। क्या है भाई, ए एन है ना पहला फंक्शन, तो पहला फंक्शन क्या करते हैं, ए एन ले लिए। ठीक है, एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू कितना है, 7 है। ठीक है, तो एन के जगह पर हम क्या किए, अब हम क्या कर रहे हैं, एन के जगह पर हम 7 ले रहे हैं। ठीक है, एन का वैल्यू 7 है, एन है तो एन का वैल्यू 7 ले लिए। अब यहां देखेंगे n लेस देन इक्वल टू 2 है क्या, नहीं है, 2 या 2 से कम नहीं है। ठीक है, क्योंकि 7 है वैल्यू। ठीक, इफ पार्ट नहीं होगा, इल्स पार्ट होगा। इल्स पार्ट में क्या है भाई, a n माइनस 1, मतलब क्या हो गया, a n माइनस 1, मतलब कि a ऑफ n माइनस 1, 7 माइनस 1 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रिंट एफ n माइनस 1, यहाँ क्या प्रिंट होना है, प्रिंट क्या होना है, n माइनस 1, 7 है तो n माइनस 1 क्या हो गया, 6 हो गया। 6 क्या है, प्रिंटेड वैल्यू है, याद रखना, केवल 6 लिखेंगे तो प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, केवल नंबर लिखेंगे मतलब कि प्रिंट हुआ वैल्यू है। ठीक है, प्रिंट हो गया। उसके बाद में क्या करना है, a n माइनस 3, a ऑफ n माइनस 3, n 7 है तो n माइनस 3 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, मतलब कि a ऑफ 4 हो गया। ठीक, उसके बाद में क्या है, प्रिंट एफ n माइनस 2, n माइनस 2 को प्रिंट करो, 7 माइनस 2 को प्रिंट करो, कितना हो गया, 5, यहाँ 5 हो गया, ये भी प्रिंटेड वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद में a ऑफ n माइनस 4, क्या है भाई, a ऑफ n माइनस 4, मतलब कि a ऑफ n 7 है, माइनस 4 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो a ऑफ 3 हो गया। ठीक है, a ऑफ 3 हो गया, ये देख लिए हम लोग। इसके बाद आगे आते हैं हम लोग, इसके बाद हम आगे आते हैं, क्या है, a ऑफ 6 है ना, सिंपल देखो, a 7 है, उसके बाद में a 6 है, a 4 है, a 3 है, a 6 क्या कैसे बना था, a ऑफ n माइनस 1 से बना था ना, फिर अगले बार n माइनस 1 होगा तो a5 मिलेगा, फिर से n माइनस 1 होगा तो a4 मिलेगा, फिर से n माइनस 1 होगा a3 मिलेगा। मतलब कि n माइनस 1 वाला जो टर्म है, सही तरीके से अगर देखो, ये सॉल्व करने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, ये सॉल्व करने के लिए हम बता रहे हैं, n माइनस 1 वाला जो टर्म है, इस टर्म में n माइनस 3 भी कहीं ना कहीं आना है ना, समझ रहे हो,
तो n-1 के जगह पर n-3 नहीं लिखा हुआ रहेगा, लेकिन जो वैल्यू होगा n-1 का वो एक एक कम होते होते n-3 भी बनेगा। देखो कैसे बनेगा, सिंपल देखो, A6 है ना, A6 में फिर से हमें A6 के लिए पूरा प्रोग्राम हम रन करवाते हैं। क्या है, n लेस देन इक्वल टू है क्या, नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस पार्ट में आएंगे, इस पार्ट में क्या है, a ऑफ n-1, a ऑफ n-1 मतलब a ऑफ 5 हो गया, प्रिंट ऑफ n-1, प्रिंट क्या किया, 5 को प्रिंट किया है। उसके बाद a ऑफ n-3, n-3 मतलब क्या, a ऑफ n-3, 6 - 3 कितना हो गया, a ऑफ 3। उसके बाद क्या करना है, प्रिंट करना है क्या, n-2, n-2 कितना प्रिंट होगा, 4 प्रिंट हुआ है, ठीक है, n-2 4 प्रिंट हो गया। उसके बाद में a ऑफ n-4, इसके बाद में क्या आ गया, a ऑफ n-4 मतलब क्या, a ऑफ 6 - 4 तो 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया। ये समझ गए हम लोग बात को, केवल इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको अभी नहीं करते हैं, इसको अभी नहीं करते हैं, इसको भी अभी नहीं करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे जरूरत पड़ा तो हम कर लेंगे एक्सपेंड। एक्सपेंड कैसे करना है सीख लो अच्छे से, एक क्वेश्चन में किस तरीके से ऐसा कोड को एक्सपेंड करना है सही से सीख लो, क्योंकि एक ही एग्जांपल बता रहे हैं इसके लिए नॉन टेल रिकर्सन का, और सब कुछ इसमें आ जाएगा। सही तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे, एकदम आराम से करेंगे, ठीक है। इसमें हर चीज समझ लेना, और हम सब कुछ बताएंगे भी, सारा डिटेल जो भी रिक्वायर्ड है वो सब हम बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो एक्सपेंड कैसे कर रहे हैं, a ऑफ 5 यहाँ आ गया, a ऑफ 5 में देखिए क्या भाई, n का वैल्यू 5 है, तो क्या देख रहे हैं, n लेस देन इक्वल टू 2 है क्या, नहीं है। इस पार्ट में है a ऑफ n-1 किए, मतलब क्या है, a ऑफ n-1, a ऑफ 4 किए। उसके बाद में क्या है, प्रिंट करना है n-1, 4 को प्रिंट करवाया, फिर a ऑफ n-3, a ऑफ n-3 मतलब a ऑफ n-3, तो कितना बन गया, ये 2 बन गया, क्योंकि 3 माइनस कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद में प्रिंट करना है n-2 को प्रिंट करना है, n-2 को मतलब कि 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद में क्या रहेगा, n-4 आया है, ठीक है, n-4 तो कितना हो गया, a ऑफ 1 हो गया, 5 - 4 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक, ये हम देख लिए। उसके बाद में फिर से हम इसी को ही एक्सपेंड करते हैं, जो n-1 वाला टर्म बन रहा है हम उसको ही केवल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन है, हम बताएंगे अभी क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन अभी हम बताएंगे। देखो a ऑफ 4 है, a ऑफ 4 है। अब सिंपल देखो, इसका रीजन कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, आसान सा चीज है। a ऑफ 4 यहाँ चाहिए था ना, इसके बाद में इसको हम एक्सपेंड करते, लेकिन क्या देख रहे हैं, a ऑफ 4 फिर यहां भी आ गया है। तो जब यहां से हमको a ऑफ 4 का वैल्यू मिल ही जाएगा, तो सेम काम इसके लिए हम क्यों करेंगे, ये हम सॉल्व करते टाइम बता रहे हैं कि जब ऐसा प्रॉब्लम को जब सॉल्व कर रहे होगे तुम, उस टाइम के लिए हम बता रहे हैं कि जब सॉल्व कर रहे होगे वहां पर क्या होगा, जब कभी भी ये सॉल्व करना है तो इसको भी एक्सपेंड करो और इसको भी एक्सपेंड करो, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि पहले वाले को एक्सपेंड करेंगे तो ये वैल्यू कहीं फिर से हमको मिल जाए, जैसे यहाँ पर a ऑफ 4 मिल गया है। मतलब क्या है कि n-1 बार बार होते जाएगा, तो n-1 में क्या वैल्यू आने वाला है भाई, n है, मान लो n कितना है, 7 है, 7 तो a ऑफ 7, a ऑफ 6, a ऑफ 5, a ऑफ 4, a ऑफ 3, a ऑफ 2 में एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इतना वैल्यू ऐसे भी आने ही वाला है ना, ठीक है। तो n-3 जब हम करते हैं, n-3 करते हैं तो क्या मिला है, a ऑफ 4 मिला है हम लोग को। देखो a ऑफ 4 यहाँ मिल गया है ना, a ऑफ 3 चाहिए, a ऑफ 4 मिल गया, a ऑफ 3 भी मिल गया। मतलब क्या है कि n-1 वाले को ही हम एक्सपेंड करेंगे केवल, तो सारा वैल्यू हमको मिल जा रहा है। समझ रहे हो बात को, इसलिए इसको सही से कर रहे हैं। देखो एकदम आराम से देखो, समझ में आएगा, एकदम आराम से देखो समझ में आएगा। और ऐसा क्वेश्चन आता भी है, हो सकता है इससे आसान ही क्वेश्चन है लेकिन आता है, ठीक है। हम थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जानकर बना रहे हैं ताकि इसको समझ में आ जाएगा, बाकी सब आसान क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा तुमसे, ठीक है। अब देखो आराम से, a ऑफ 4 में आए, a ऑफ 4 क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 है क्या, नहीं है। तो इस पार्ट में आएंगे, इसमें क्या है, a ऑफ n-1, यहां क्या किए, a ऑफ 3, उसका प्रिंटफ n-1, यहां 3 आ गया, यहां पर क्या है n-3, a ऑफ 1 आ गया। इसके बाद में क्या है, प्रिंटफ n-2, 4 - 2, 2 हो गया। इसके बाद में क्या है, a ऑफ n-4, n-4 कितना हो गया, a ऑफ 0 हो गया, ठीक है, a ऑफ 0 हो गया, -4 किए, 4 है, 4 में से 4 माइनस किए, 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर से लेफ्ट वाले को हम करते हैं। लेफ्ट वाले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कौन सा टर्म है, ए ऑफ एन माइनस वन है, जिसमें सारा कुछ कवर होना है ऐसे भी, ठीक है। अब देखो करते हैं, यहां पर ए ऑफ 3 है ना, लेस देन इक्वल टू 2 है क्या? नहीं है, इस पार्ट में आए। ए ऑफ एन माइनस वन किए, ए ऑफ 2 किए, उसके बाद में प्रिंट है एन माइनस वन, यहाँ 2 प्रिंट हो गया, 3 माइनस वन में किए तो ए ऑफ एन माइनस 3, ए ऑफ एन माइनस 3 मतलब ए ऑफ 0 हो गया, 3 माइनस 3, प्रिंट ऑफ एन माइनस 2, एन माइनस 2 3 माइनस 2 1 प्रिंट हो गया, उसके बाद एन माइनस 4, ए ऑफ एन माइनस 4 मतलब कि ए ऑफ माइनस 1 क्या है, 3 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 1 ही आएगा, माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, ए ऑफ 2 है, ए ऑफ 2 जब देखें तो क्या है, एन लेस देन इक्वल टू 2, ये है जो 2 के बराबर है, मतलब क्या है, क्या करना है, रिटर्न करना है, क्या वैल्यू, कुछ वैल्यू रिटर्न करना है क्या, कुछ भी नहीं करना है, मतलब कि ये मेरा ओवर हो गया, ये मेरा ओवर हो गया। अब देखो एक बार आराम से ए ऑफ 4 जो यहाँ है, देखो ए ऑफ 4 यहाँ फाइंड कर लिए है ना, ए ऑफ 3 जो यहाँ है, ए ऑफ 3 यहाँ फाइंड कर लिए ना, अगर इसको भी एक्सपेंड हम करते हैं इसके बाद में तो मेरा टाइम बर्बाद होगा, क्यों करेंगे फालतू का टाइम हम, समझ रहे हो। यहाँ पर देखो ए ऑफ 3 है, ए ऑफ 3 यहाँ भी है, ए ऑफ 2 है, ए ऑफ 2 यहाँ कहीं भी होगा, देखो ए ऑफ 2 यहाँ पर है, जो भी वैल्यू आ रहा हो गया, ठीक है। अब देखो करना क्या है, ये हो गया फंक्शन कॉल करने का तरीका। फंक्शन कॉल कैसे होता है, सिंपल एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, यहां लिख रहे हैं फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस जो होता है क्या होता है, प्री ऑर्डर होता है। फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस है जो प्री ऑर्डर होता है, समझ रहे हो। फंक्शन जो कॉल होता है जो प्री ऑर्डर में होता है, मतलब क्या, पहले रूट कॉल हुआ, उसके बाद में लेफ्ट हम लिख रहे थे, उसके बाद में राइट हम लिख रहे थे, समझ रहे हो बात को। पहले रूट हुआ था कॉल, लेफ्ट लिखे फिर राइट लिखे। और फंक्शन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस होता है जो क्या होता है, फंक्शन का एग्जीक्यूशन जो सीक्वेंस होता है, फंक्शन एग्जीक्यूट जो हो जाएगा, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर। ये चीज फिक्स है, ये हमेशा याद रखना। कहीं भी फंक्शन जो कॉल होने का सीक्वेंस है जो प्री ऑर्डर में होगा, और फंक्शन का एग्जीक्यूशन जो कंप्लीशन है, कंप्लीट होने का जो सीक्वेंस है वो क्या है, पोस्ट ऑर्डर में होगा। प्री ऑर्डर क्या होता है भाई, प्री ऑर्डर क्या होता है, पहले रूट फिर लेफ्ट फिर राइट, ठीक है। प्री ऑर्डर में क्या है, रूट लेफ्ट राइट होता है, और पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट राइट रूट। इस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा, फंक्शन का कंप्लीशन होगा, ठीक है। ये समझ के अब इसके आगे हम लोग आते हैं, अब प्रिंट कहां से करवाएंगे, तो किस ऑर्डर में होता है, यहां पर देखो प्रिंट करना है ना, यहां पर क्या है, ये फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस, फंक्शन कॉलिंग के हिसाब से हम बना लिए हैं ट्री, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस प्री ऑर्डर में ट्री हम बना लिए, ठीक है। एग्जीक्यूशन किस ऑर्डर में होगा भाई, पोस्ट ऑर्डर में होगा। पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, पहले लेफ्ट फिर राइट तब जाकर रूट पर जाएंगे, यही होता है ना। अब देखो यहां पर देखो, इसका लेफ्ट गए, 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 इसका लेफ्ट में कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है, मतलब कि ये इंड हो गया लेफ्ट जाने का। यहां पर आए, ए ऑफ 2 में क्या वैल्यू है भाई, रिटर्न हो गया, कुछ नहीं रिटर्न हुआ है, 0 भी नहीं रिटर्न हुआ, काम खत्म हो गया। इसके बाद क्या है, 2 हुआ है, 2 क्या करना है, प्रिंट होना है, यहां पर प्रिंट हो गया 2, यहां प्रिंट हो गया 2। उसके बाद क्या है, ए ऑफ 0 में क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 रिटर्न हो जाएगा, कुछ भी नहीं रिटर्न हुआ, ठीक है। ए ऑफ 0 मतलब क्या है, n का वैल्यू 0, 2 से कम है तो क्या होना है, कुछ नहीं होना है, 2 या 2 से कम रहे कुछ नहीं होना है, ठीक है। यहाँ 2 था तभी नहीं कुछ हुआ, अगर वो 0 होगा 1 होगा कुछ निगेटिव नंबर होगा तभी नहीं कुछ करना है, ठीक है। यहाँ पर 2 आ गया, फिर इसके बाद में जाएंगे यहाँ 1 आ गया, इसके आएगा -1 है तभी नहीं कुछ होगा, खत्म हो गया। अब ये फंक्शन इसका नीचे का लेफ्ट राइट सब के सब ओवर हो गया, तब यहाँ पर हम चले आए, समझो कि ये ओवर हो गया, ठीक है। लेफ्ट राइट ओवर हो गया तो ये ओवर हो गया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या है, 3 मिला हम लोग को, तो 3 मिला। ओवन क्या है, ओवन में कुछ नहीं होना है क्योंकि लेस देन 2 रहता है, याद रखना 2 में 1 में या निगेटिव में सब में कुछ ना रिटर्न होगा, रिटर्न में कुछ नहीं होना है, नल है, ठीक है। तो यहाँ ए ओवर हो गया, इसके बाद में 2 आया, इसके बाद में 2 आया, इसके बाद में ए 0 आया, यहाँ कुछ नहीं करना है। अब क्या है, ए ओवर हो गया, ठीक है, ये सब ओवर हुआ तो ये भी ओवर हो गया, ठीक। उसके बाद में क्या है, इसके बाद में यहाँ राइट में आएंगे, यहाँ क्या है 4 है,
ए ऑफ 2 है, कुछ नहीं करना है। यहाँ क्या है, 3 है, ए ऑफ 1 है, कुछ नहीं करना है, मतलब A5 ओवर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं A5 के बाद में यहाँ क्या है, 5 है। A3 में क्या करना है भाई, A3 में क्या करना है, A3 को यहाँ एक्सपेंड तो नहीं किए हैं, लेकिन A3 पहले से कहीं अवेलेबल है। कहाँ अवेलेबल है, देखो A3 यहाँ अवेलेबल है, तो यहाँ जो A3 रहेगा वही यहाँ भी रहेगा ना, सेम ही रहेगा ना, क्योंकि सेम कोड को A3 के लिए ना एग्जीक्यूट करना है। जो यहाँ A3 का कोड रहेगा, जो A3 के चलते जो यहाँ बनाए हैं वही A3 के चलते यहाँ भी रहेगा। जब A3 यहाँ है तो कहाँ से लिखना है, यहाँ से A3 वाला जो आउटपुट है, A3 वाला यहाँ से यहाँ तक का जो आउटपुट है इसको कॉपी कर लेना है। जब A3 यहाँ पर आया तो ठीक है, तो क्या यहाँ पर है 2, उसके बाद में 1, ये तो कुछ नहीं है यहाँ पर, ये सब खत्म हो गया, 2 और 1 है केवल। ठीक है, आउटपुट केवल देख रहे हैं, क्या प्रिंट हुआ है उसको हम देख रहे हैं केवल। देखो ये इसके चलते कुछ नहीं होना है प्रिंट, यहाँ 2 प्रिंट हो गया, इसके चलते कुछ भी नहीं होगा, इसके चलते 1 यहाँ प्रिंट हुआ है, इसके चलते कुछ भी नहीं होगा, मतलब 2 और 1 प्रिंट हो गया, 2 और 1 प्रिंट हो गया। कहाँ पर, A3 के लिए, A भी ओवर हो गया। इसके बाद में क्या है, 4 आया, तो क्या किए, 4 को यहां हम लिखे हैं। उसके बाद में A2 आया, A2 में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। हाँ, A2 में 4 आया, A2 में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। क्यों, 2 या 2 से लेस रहे तो कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, यहाँ पर A ओवर हो गया, अब A6 ओवर हो गया। इसके बाद में क्या है, 6 है। इसके बाद में क्या आया, 6 आया, फिर आया A4 आया। A4 पर हम आते हैं, A4 का वैल्यू हम यहाँ से लेने वाले हैं। A4 का मतलब कि A3 जाना होगा, A3 जाएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ क्या है 2 और 1 लिखे, यहाँ लिखे 2 और 1 लिखे, 2 और 1 लिखे, A3 ओवर हो गया। फिर 3 और 2 लिखे, 3 और 2 लिखे, तब क्या हो गया, A4 ओवर हो गया। मतलब क्या है, यहाँ पर A4 जो है, जो A4 यहाँ पर आया है, A4 कहाँ से आया है, A4 का वैल्यू हम यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लेने वाले हैं। यहाँ A4 के लिए इतना फंक्शन कॉल हुआ है, इसके नीचे है A3 को एक्सपेंड किया हुआ है 2 1 3 2, 2 1 3 2। अब ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ भी 2 1 3 2 था, यहाँ भी है, सेम हो सकता है। आ रहा है कैसे वैल्यू हम लोग का, यहाँ से ऐसे आ रहा है, यहाँ ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे लाइन से जगह ऐसा वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ये नहीं देख रहा कि अच्छा ये दोनों ऐसा सेम है, ये सब नहीं ध्यान देना है। ठीक है, मतलब क्या है, सडनली ऐसा हो गया है। A4 पहले भी जब स्टार्ट किए थे तो ऐसे ही स्टार्ट किए थे ना, स्टार्टिंग से ऐसा ही स्टार्ट किए थे, यहाँ पर फिर से स्टार्ट किए, A4 ऐसा कुछ आ गया है। ठीक है, या फिर ऐसा करो, कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो इसको लो, 2 1 है ना, एक 2 यहाँ लिखते हैं, एक 1 यहाँ लिखते हैं। ठीक है, 2 1 वहां कर दिए, यहाँ पर क्या ले आए 3 2। ठीक है, 2 1 लाइन से चल रहा है, 2 1 3 2, 2 1 3 2, मतलब क्या हो गया, 4 के लिए हम क्या देखते हैं, 2 1 3 2 किए, 4 ओवर हो गया, मतलब ये 4 ओवर हो गया। इसके बाद क्या है, 5 आया है, इसके बाद में आया है 5 आया। ठीक, उसके बाद में क्या है, A3 है। A3 में क्या रहता है, A3 में क्या होता है 2 1। ये जो मेरा आउटपुट मिला है, ये जो आउटपुट का सीक्वेंस मिला है, यही मेरा आउटपुट है। जान लो, ये जो पूछ रहा था कि आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर पूछ रहा था, यही मेरा आउटपुट सीक्वेंस है। कितना सारा आउटपुट मिला है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आउटपुट मिला है। एक ट्री में 18 आउटपुट मिला है हम लोग को, समझ रहे हो बात को। तो हो सकता है यहाँ पर 5 आउटपुट मिले, 10 मिले, 20 मिले, कितना भी मिल सकता है। ठीक है, और इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा भी नहीं। बस याद ही रखना है कि एक्सपेंड किसको करना है, सिंपल दिमाग में बनाए रहना, एक्सपेंड उसी को करना है जो नंबर HCF है, मतलब क्या, कॉमन फैक्टर है सबका। जैसे क्या n-1 कर रहे हैं तो हमको पता है क्या कि n-1 करेंगे ऑटोमेटिकली A4 और A3 आ जाएगा, तो जरूरत है उसको ही कर रहे हैं। मान लो n-1 स्टार्टिंग में ना दे करके यहां से स्टार्ट कर देता, मान लो स्टार्टिंग में ऐसा कर देता कोड, इस कोड को ऐसा लिख देता, इस पार्ट वाला हम केवल लिख रहे हैं printf n-1 a n-3 printf n-2, केवल इस पार्ट को हम यहां लिख रहे हैं, फिर से एक नया टाइप में लिख रहे हैं, printf n-2, उसके बाद a n-4, उसके बाद में a n-1,
ठीक है, इल्स पार्ट को मान लो हम यहां लिख रहे हैं। हम क्या किए हैं भाई, an-1 को लास्ट ले आए, बाकी सब सेम। देखो printf n-1, printf n-1, an-3, an-3, printf n-2, n-2, an-4, an-4 और an-1 को लास्ट में ले आए। ठीक है, मान लो इस तरीके से लाएंगे, क्या पॉसिबल है कि सबसे पहले प्रिंट करवाना? हाँ पॉसिबल है, सबसे पहले प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन जब ट्री का स्ट्रक्चर बनेगा, ट्री का जब स्ट्रक्चर बनेगा a ऑफ 7 के लिए मान लो हम बना रहे हैं, a ऑफ 7 के लिए बना रहे हैं, तो कैसे बनेगा? पहले n-1 प्रिंट हुआ तो 6 हो गया, उसके बाद n-3 है तो a4 यहां आ गया, उसके बाद में n-2 को प्रिंट करना है, मतलब 5 प्रिंट कर लिए, उसके बाद में a ऑफ n-4 करना है तो a ऑफ 3 आ गया, उसके बाद में a ऑफ n-1, a ऑफ 6 आ गया, a ऑफ 6 आ गया। तो क्या देखना है यहाँ पर, करना क्या है हम लोग को, तो जो n-1 लास्ट में है कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ही अब एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको ही कर रहे हैं एक्सपेंड, इसको ही अब हम एक्सपेंड कर रहे हैं इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ये सब वैल्यू कहीं ना कहीं इसमें मिलना ही मिलना है। जैसे ही ये आएगा वैल्यू पर, पहले 6 को हम यहाँ प्रिंट करवाएंगे, इस पर आए ये वैल्यू हम यहाँ से देख लेंगे, फिर 5 को प्रिंट करवाएंगे, इसके बाद ये वैल्यू यहाँ से क्या हो गया, a4 का वैल्यू यहाँ से देख लिए, फिर आए 5 पर, फिर a3 आया, a3 का वैल्यू यहाँ से देख लिए, a3 का वैल्यू यहाँ आ गया। ये सीक्वेंस में हम आउटपुट लिखते चल जाएंगे। सबको नहीं एक्सपेंड करना है, चाहे देखना है इसमें सब फंक्शन देखना है, सब फंक्शन को ऑब्जर्व कर लेना है। ठीक है, सब फंक्शन जो है इसको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा फंक्शन को हमें एक्सपेंड करेंगे तो बाकी सबका वैल्यू मिल जाएगा, कौन से फंक्शन को हम एक्सपेंड करेंगे तो बाकी सबका वैल्यू मिलने वाला है, बस उसको ही एक्सपेंड करना है। ठीक है, ये समझ गए बात को। अब इसके बाद देखो एक और चीज देखो, एक और चीज देखो, ये क्या है, नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम है, नॉन रिकर्सिव है, देख लिए क्या मतलब, क्या नॉन रिकर्सिव इसका लिख नहीं सकते, सॉरी नॉन टेल रिकर्सिव है। ये क्या है, नॉन टेल रिकर्सिव है, ये प्रोग्राम है जो नॉन टेल रिकर्सिव प्रोग्राम है। क्यों? क्योंकि फंक्शन के बाद में कुछ और भी काम करना है। ठीक है, इसलिए नॉन टेल रिकर्सिव है। अब एक और चीज देखते हैं, एक और चीज देखते हैं, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा। अगर हम इस बात पर आते हैं कि इसके टाइम को देखने के लिए, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कितना फंक्शन कॉल हो रहा है। देखो एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, मतलब टर्नरी ट्री बन रहा है। जैसे बाइनरी ट्री होता है कि दो ऐसे चाइल्ड होता है, वैसे टर्नरी ट्री बन रहा है। नंबर ऑफ लेवल्स कितना है इसका है भाई, तो n है, n-1 हुआ, फिर n-2 हुआ, n-3 हुआ, n-4 हुआ, मतलब क्या हो गया कि अप टू 1 तक जाना है, अप टू 1 तक जाना, तो 1 to n मतलब कि n लेवल्स हो गया। मतलब क्या है, नंबर ऑफ लेवल्स n है और 3 चाइल्ड है, इसका मतलब क्या हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका 3 पावर n। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, 3 पावर n। स्टैक का साइज क्या हो गया, स्टैक साइज क्या हो गया, n हुआ, n लेवल्स है तो n हो गया, मतलब कि बीगो n हो गया स्टैक का साइज, और बीगो 3 पावर n हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसको रन करने में टाइम उतना लग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर एक चीज मेरे पास में है, एक और चीज मेरे पास में है, क्या, एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग नाम का चीज हुआ करता है। याद करो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ा हुआ चीज है, एल्गो में बहुत दिन अभी नहीं हुआ है, हाल फिलहाल का ही है। डायनेमिक में क्या करते थे कि सारा फंक्शन कॉल को हम बार बार नहीं कैलकुलेट करते थे। मतलब क्या, जैसे क्या नॉर्मली ये हम लिख रहे हैं 3 पावर n, हम क्या बोल रहे हैं, इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड, जितना भी फंक्शन है सबको फाइंड करो। ठीक है, कितना टाइम लगा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, 3 पावर n हो गया है। डायनेमिक क्या बोलता है, डायनेमिक ये कभी नहीं बोलता कि सबको फाइंड करो, सबको फाइंड करने नहीं बोलेगा। ये क्या बोलेगा, जितना वेरिएशन है वो सबको फाइंड कर लो। मतलब क्या, A7, A6, A5 अगर इस वेरिएशन से बाकी सब इसमें कवर हो जा रहा है तो केवल इसको ही करो, बाकी सब क्यों कर रहे हो। जब A6 फाइंड होगा, इसके वैल्यू को क्या करेंगे, इसके वैल्यू को हम एक टेबल के फॉर्म में स्टोर कर लेंगे, फिर जब जरूरत होगा तो उसको यूज करेंगे। जैसे क्या है, मान लो इसको एक्सपेंड किए, यहां से A3 मिल गया, A3 को हम यहाँ स्टोर कर लिए। जब यहां पर आए देखे कि A3 यहां चाहिए, तो A3 में यहां से वैल्यू हम दे दिए, तो फंक्शन कॉल नहीं हुआ ना। मतलब क्या है कि अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग, सेम प्रोग्राम के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा,
बिगो एन ही ना होगा जी, कितना होगा? ए फंक्शन है, एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, इसी को ना कर रहे हैं केवल, कितना हो गया? एन टाइम्स कर रहे हैं, 1 to n करना है मैक्सिमम, वो 2 तक ही आना है, इसको n से लेकर 2 तक आना है, ठीक है? मतलब क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया? n हो गया। और अगर स्पेस का हम बात करते हैं, स्पेस का हम बात करते हैं, तो n स्पेस लग रहा है किसके लिए? n स्पेस लग रहा है टेबल के लिए, प्लस n स्पेस लग रहा है स्टैक के लिए, n स्पेस स्टैक के लिए लग रहा है, मतलब कितना? 2n स्पेस लग रहा है, इसको हम लोग बिगो n लिख लेंगे, बिगो एन ही लिख लेंगे। यहाँ पर क्या है? स्टैक का स्पेस केवल एन लगा है, केवल स्टैक का ही लगा है, टेबल यहाँ पर नहीं है, ठीक है? तो चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एन साइज का एक हम टेबल भी बना लिए, एन साइज का एक टेबल भी हम बना लिए, ठीक है? तो एन साइज का टेबल भी बना लिए हैं, और स्टैक भी मेरा एन साइज का है, टोटल 2n हो गया, ये भी बिगो एन ही हो रहा है, मतलब कि स्पेस बिगो एन ही लग रहा है, लेकिन टाइम देखो मेरा बिगो एन लग रहा है। स्टार्टिंग में क्या था? टाइम मेरा इनिशियली था 3 पावर n। 3 पावर n कितना बड़ा नंबर है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 3 पावर n है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये क्या है? लीनियर फंक्शन है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग जब हम यूज करेंगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के केस में क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम जाएगा, ये भी हम देख लिए। किस तरीके से नॉन रिकर्सिव, नॉन टेल रिकर्सिव जो प्रोग्राम है, नॉन टेल रिकर्सिव प्रोग्राम है, इसका किस तरीके से हम आउटपुट फाइंड करते हैं, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस भी देख लिए। कैसे एक्सपेंड करना है, किसको एक्सपेंड करना है, क्यों एक्सपेंड हम कर रहे हैं, किस तरीके से पर्टिकुलर फॉर्मेट में, ये सब हम लोग देख लिए। और नॉन टेल रिकर्सिव है, मतलब कि रिकर्सिव प्रोग्राम इसका पॉसिबल नहीं है, रिकर्सिव प्रोग्राम पॉसिबल नहीं है, ठीक है? पॉसिबल है लेकिन बहुत टफ है, स्टैक भी वहां पर लगता ही है और एक्स्ट्रा टाइम लगता है, इसलिए क्या बोलेंगे? नॉन टेल रिकर्सिव का रिकर्सिव प्रोग्राम पॉसिबल नहीं है, ठीक है? यही बात बोलेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो स्टैक स्पेस मिनिमम लगने वाला है यहाँ पर, जो बिगो एन लगने ही वाला है, बिगो एन से कम नहीं कर सकते हैं स्टैक स्पेस को। क्यों? क्योंकि नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ये देख लिए। अब इसके बाद में देखते हैं क्या नॉन टेल रिकर्सिव के बारे में हम लोग देख लिए। इसके बाद में देखते हैं क्या इनडायरेक्ट रिकर्सन, ठीक है? इनडायरेक्ट रिकर्सन के लिए हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है किसके बेसिस पर है? इनडायरेक्ट रिकर्सन। नेक्स्ट जो है क्या है? इनडायरेक्ट रिकर्सन के बेसिस पर है। नॉन टेल रिकर्सन हम लोग देख लिए और टेल रिकर्सन देख लिए। ये दोनों में बस एक पॉइंट को याद रखना कि जब कभी भी किसी प्रोग्राम का अगर नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, किसी भी रिकर्सिव प्रोग्राम का, इस तरीके से याद रखो, किसी भी रिकर्सिव प्रोग्राम का अगर हम लोग नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम लिख रहे हैं और उस नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम में एक चॉइस क्या है कि स्टैक लग रहा है, एक चॉइस है क्या भाई कि नो स्टैक, स्टैक का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? दो चॉइस है रिकर्सिव प्रोग्राम का। अगर हम नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, एक में क्या है स्टैक लग रहा है, एक में स्टैक नहीं लग रहा है, तो जिसमें स्टैक लग रहा होगा ये क्या बन जाएगा मेरा? ये बन जाएगा नॉन टेल रिकर्सिव प्रोग्राम, इसका मतलब था, समझ रहे हो? जब कभी भी नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम लिखते हैं रिकर्सिव प्रोग्राम का और स्टैक का रिक्वायरमेंट होता है, सिंपली समझ जाना है क्या ये कौन सा प्रोग्राम था? नॉन टेल रिकर्सिव प्रोग्राम था। जब स्टैक नहीं चाहिए होगा तब क्या समझेंगे? तब सब समझेंगे कि टेल रिकर्सिव प्रोग्राम था। तब क्या था भाई? टेल रिकर्सिव प्रोग्राम था, ठीक है? ये दोनों पॉइंट देख लिए। इसके बाद में हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट रिकर्सन। इनडायरेक्ट रिकर्सन का बेसिक चीज हम क्या उस समय बताए थे कि इनडायरेक्ट मतलब कि डायरेक्टली फंक्शन को कॉल तो नहीं कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली किसी और फंक्शन को कॉल कर रहा है, वहां से सेम फंक्शन कॉल हो रहा है। जैसे क्या? सिंपल देखो यहाँ पर क्या है, a ऑफ n इफ n लेस देन इक्वल टू 2 रिटर्न करना है, इल्स b ऑफ n माइनस 3। क्या किया है? a है जो b को कॉल कर लिया, a है जो b को कॉल कर रहा है। उसके बाद printf n माइनस 1 b n माइनस 4 printf n माइनस 2 b n माइनस 1। समझ रहे हो बात को? मतलब कि a है जो b को कॉल कर लिया। अब b के कोड में जाते हैं, जो क्या है b n if n less than equal to 3 return else printf n minus 2 a n minus 2। मतलब a से हम b पर आ रहे हैं और b से हम फिर से a पर जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं क्या? इनडायरेक्ट रिकर्सन। डायरेक्टली तो कॉल नहीं कर रहा फंक्शन, अपने आप को तो कॉल नहीं कर रहा है, लेकिन
फंक्शन किसी ऐसे फंक्शन को कॉल कर रहा है जो कि इन रिटर्न फिर से इसी फंक्शन को कॉल कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट रिकर्सन। ठीक है, एक कोड इसका है इस तरीके से an-2 printf n an-1 printf n-1। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको अब सॉल्व कैसे करना है? क्या भाई यहां क्या चाहिए हम लोग को? यहां पर चाहिए आउटपुट। क्या आउटपुट आएगा इसका? इनडायरेक्ट रिकर्सन क्या होता है ये तो हम समझ गए, लेकिन आउटपुट कैसे हम फाइंड करेंगे? ठीक है, सेम वही काम करेंगे जो हम नॉन टेल रिकर्सन वाले प्रोग्राम में हम किए थे। सेम उस तरीके से ही लॉजिक अप्लाई करना है। ठीक है, सेम लॉजिक अप्लाई करना। जैसे क्या, यहाँ bn-3 है, यहाँ bn-4 है, यहाँ bn-1 है। ऐसा कौन है तीनों फंक्शन में, ये तीनों फंक्शन में ऐसा कौन है जो बाकी दोनों को कवर करेगा? देखो bn-1 क्या है, बाकी दोनों को ही कवर करेगा। देखो एक एक कमते जा रहा है, एक कमेगा, एक कमेगा, एक कमेगा। n का वैल्यू क्या, मान लो यहाँ इनपुट में गिवन है a(5) गिवन है, a(5) गिवन है। ठीक है, इससे b का वैल्यू भी फाइंड हो जाएगा, क्योंकि a(5) जैसे ही करेंगे bn-3, b3 बन गया यहाँ पर। समझ लो, यहाँ पर क्या है bn-1 4 बन गया यहाँ पर, फिर 4 से 3 पर आएगा, जो 3 यहाँ बनेगा, -3 जो 2 बन रहा है bn-3, 5-3 मतलब 2b2 बन रहा है। यहाँ से भी तो b2 एक टाइम में मिलेगा ही, क्या है -1 हो रहा है इसलिए। ठीक है, सेम तो इसका मतलब इसको एक्सपेंड करना है इस वाले में किसको करना है भाई, an-2 और n-1 है। ठीक है, यहाँ पर किसको एक्सपेंड करना है, यहाँ पर n-1 वाले को करना है। क्यों? n-1 वाले करेंगे तो ये n-2 ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे? a5 गिवन है, a5 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है a5 गिवन है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, इफ n<= 2 है क्या? नहीं है, रिटर्न यहाँ होता, लेकिन n है जो 2 से ग्रेटर है, मतलब कि इल्स पार्ट में हम आए। इल्स पार्ट में क्या देख रहे हैं? bn-3। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है bn-3। कितना है भाई? 5-3 कितना बन गया? b2 बन गया। उसके printf n-1 कितना प्रिंट करना है? 4 प्रिंट करना है। n-1 मतलब 4 प्रिंट करना है। उसके बाद bn-4 कितना है? bn-4 n कितना है? 5 है, तो -4 कितना हो गया? b1 हो गया। ठीक है, उसके बाद printf n-2 मतलब कि 5 है तो कितना प्रिंट हो गया? -2 करेंगे 3 प्रिंट हो गया। फिर bn-1, फिर क्या है? bn-1, यहाँ क्या हो गया? bn-1 मतलब b4 हो गया यहाँ पर। ठीक है, b4 हो गया। ठीक है, समझ गए? ये समझ गए बात को। अब देखो, अब हम b4 में आते हैं। यहाँ पर क्या है? b2 है, b1 है, b4 है। ठीक है, किसको एक्सपेंड करेंगे? n-1 वाला यही है ना, 5 से देखो 4 बन रहा है, फिर 3 बनेगा, फिर 2 बनेगा, 1 बनेगा, यही बनेगा ना, इसको ही एक्सपेंड करते हैं। मतलब क्या है भाई, लास्ट वाला इसी को एक्सपेंड करने का ना सोचे थे पहले भी हम, जो n-1 यही देखो लास्ट में आया है, उसको एक्सपेंड करते हैं। क्या है? b4 है ना, b4 है ना। देखो इफ n<= 3, 3 से कम है क्या? नहीं है, इस पार्ट में आए printf n-2। सबसे पहले क्या किए? सबसे पहले इस तरीके से लिखते हैं, printf कितना है? printf n-2। यहाँ क्या किए? n-2 4-2 2 को प्रिंट कर दिया। फिर a(n-2), फिर क्या हो गया? यहाँ से कॉल किए a(n-2) कितना हो गया? 4-2 कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद में printf n है, n को प्रिंट करना है, मतलब 4 है तो 4 प्रिंट हो गया। उसके बाद में प्रिंट n है ना, तो 4 प्रिंट हो गया डायरेक्टली यहाँ पर। फिर क्या है? an-1। ठीक है, an-1 an4 है तो -1 कितना हो गया? a(3) हो गया यहाँ पर। ठीक है, उसका प्रिंट n-1। ठीक है, प्रिंट करना है n-1, n4 है तो प्रिंट कितना हो गया? 3 हो गया प्रिंट। ठीक है, ये हम लोग देख लिए, एक्सपेंड किया और देख लिए। अब देखो इसके बाद में आते हैं, क्या a2 है ना, a2 है ना, यहाँ a5 है, a2 है। अब देखो a2 को नहीं करके ऐसा करो, अगर a3 को हम करते हैं तो a2 मिल सकता है क्या? यहाँ पर ये चीज देखना होगा। ठीक है, ये चीज को अच्छे से देखना होगा, मिल सकता है। ऐसे पहले यहाँ देखते हैं, पहले यहाँ ही देखते हैं। b2 है ना, b2 n<= 3 है ना, ये समझो यहाँ ही ओवर हो गया, इसके आगे एक्सपेंड नहीं होगा। ठीक है, जो ओवर होगा उसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। b1 है, b1 है, <3 है, ये यहाँ पर ही ओवर हो गया। ठीक है,
A2 है, A2 का मतलब क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 2 यहां पर है, मतलब ये ओवर हो गया यहां पर ही। अगर एक्सपेंड होता तो आगे एक्सपेंड करते, अगर एक्सपेंड होता तो हम आगे एक्सपेंड करते, लेकिन बाई चांस यहाँ ओवर हो रहा है, ठीक है। हम ऐसा वैल्यू ही लिए हैं, ऐसा वैल्यू लिए हैं जो अभी ओवर हो रहा है। मान लो यहाँ पर 5 की जगह पर 10 ले लिया जाए तो बहुत लंबा बनेगा वो, अगर 12 ले लिया जाए तो बहुत लंबा बन जाएगा, जिसका आउटपुट मतलब मोर देन 100 आउटपुट मिलेगा अभी, ठीक है। हम ऐसा छोटा वैल्यू लिए हैं कि छोटा उतना में ट्री मेरा बन जाता, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए भी ओवर हो गया, अंडरलाइन कर दिए इसको। उसके बाद में क्या है, ए ऑफ 3 है, ए ऑफ 3 है, ओवर नहीं होगा। इसके लिए हम करते हैं ए ऑफ 3 लेस देन 2 नहीं है, क्या बी एन माइनस 3, तो यहां से क्या हो गया बी एन माइनस 3, 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, प्रिंट एफ एन माइनस 1, एन माइनस 1 3 है तो प्रिंट कितना हो गया 2 प्रिंट होगा। फिर बी एन माइनस 4, फिर क्या हो गया बी एन माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 1। उसके बाद में क्या है प्रिंट एफ एन माइनस 2, प्रिंट करना है एन माइनस 2, मतलब 3 है तो माइनस 2 तो 1 को प्रिंट कर दिए। फिर बी एन माइनस 1, बी एन माइनस 1 मतलब कि बी 2 हो गया, B2 हो गया, n है 3 तो B2 हो गया, ठीक है। अब B में आते हैं, B में क्या है देखो 0 है लेस देन 3 है ना, ये भी ओवर हो गया, माइनस 1 भी लेस देन 3 है, ये भी ओवर हो गया, लेस देन 3 ये भी ओवर हो गया, मतलब सारा फंक्शन हम एक्सपेंड कर दिए ओवर हो गया। अगर नहीं हो रहा होता ओवर हम और एक्सपेंड करते हैं इसको, लेकिन ओवर हो गया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस तो हम जानते थे क्या होता था, फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस होता था प्री ऑर्डर में होता था, लेकिन फंक्शन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या रहना है पोस्ट ऑर्डर में रहना है। आउटपुट हम लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले यहां आए, फिर लेफ्ट गए, ये देखिए ओवर हो गया है, यहां से कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर इसके राइट में गए, यहां मिला क्या आउटपुट, यहां आउटपुट मिला 4 मिला। यहां गए कुछ नहीं मिलना है, यहां गए 3 मिला, यहां गए तो क्या मिला 3 मिला आउटपुट। फिर हम B4 पर आए, यहां से फिर यहां आए, इसके बाद देखो ए ओवर हो गया, ए ओवर हो गया, इससे लिखते हैं लो ए ओवर है, ए ओवर है। फिर हम यहां पर आए B4 में आए हैं, ए सब में से कुछ आउटपुट मिला भी नहीं है, B4 में आए। B4 का मतलब क्या है, यहाँ 2 आएंगे, लेफ्ट से राइट जाना है, 2 आए, यहां हम आए 2 पर। इसके बाद में क्या है 2 आने के बाद में इसके बाद में A2 आया, A2 में क्या आउटपुट मिलेगा, क्या कुछ नहीं आउटपुट मिलेगा यहाँ पर, तो कहाँ गए 4 पर गए हैं। यहां से हम गए कहां पर 4 पर चले गए, जब 4 प्रिंट हो गए इसके बाद में कहां गए A3 में गए। A3 का मतलब क्या है, इसके लेफ्ट में जब हम आए, इसके जब लेफ्ट में हम आए तो B0 मिला, यहां उसको आउटपुट नहीं मिल रहा है, मतलब क्या है कि यहां पर क्या है, यहां से 2 प्रिंट हुआ, यहां 2 प्रिंट हो गया, यहां कुछ नहीं आउटपुट मिला, कोई दिक्कत नहीं, यहां क्या 1 प्रिंट हो गया। इसके बाद में B2 ओवर हो गया, जब A ओवर हो गया तो A भी ओवर हो गया, तो बचा कौन 3 प्रिंट होना है, 3 प्रिंट हो गया। इसके बाद में जब 3 प्रिंट हो गया तो A भी ओवर हो गया, इसके बाद में कोई फंक्शन है ही नहीं तो A भी ओवर हो गया, मतलब कि इसको ओवर होने तक में क्या आउटपुट मिला है हम लोग को यही आउटपुट मिला है, यही हम लोग को आउटपुट मिला है। ये प्रॉब्लम का मेन रीजन यही था बताने का, क्या हम लोग को सीखना था क्या कि इनडायरेक्ट रिकर्सन किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट रिकर्सन किसको कहते हैं, यही है इनडायरेक्ट रिकर्सन। डायरेक्टली कॉल नहीं कर रहा, इनडायरेक्टली कॉल कर रहा है, ठीक है। ये बहुत छोटा में बन गया है, अगर यहाँ पर b इक्वल टू 7 लेकर बनाकर देखना है एक बार, बस 2 इंक्रीज हम कर रहे हैं, ठीक है। b इक्वल टू मतलब n इक्वल टू 7 कर रहे हैं, n का वैल्यू हम 7 कर रहे हैं, n इक्वल टू 7 n फाइंड करना, एक बार देखना खुद से बनाकर देखना क्या होता है। थोड़ा ही बड़ा होगा लेकिन आउटपुट अच्छा खासा बढ़ जाएगा इससे, मतलब इसका शायद ट्वाइस से भी ज्यादा आ जाए, दुगना से ज्यादा आ जाए आउटपुट, ठीक है। देखना एक बार सॉल्व करके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं, नेस्टेड रिकर्सन। नेक्स्ट में क्या देखेंगे, नेस्टेड रिकर्सन। जितना भी है सबको एक एग्जांपल देखेंगे, सही तरीके से समझेंगे। अब देखो यहाँ पर नेस्टेड देखने के पहले क्या है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज हम क्या देख सकते हैं कि मान लो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करेंगे, टाइम कितना लगेगा, इसमें कितना टाइम लगेगा भाई, सिंपल सोचो, इससे कितना फंक्शन बाहर आता है, 1 2 3 फंक्शन आता है, बी से कितना फंक्शन मिलता है, 2 फंक्शन मिलता है, मतलब क्या बाइनरी ट्री है, टर्नरी ट्री है, ज्यादा टाइम किस में लगता है, टर्नरी में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बी से तो 2 ही आ रहा है लेकिन ए से 3 आ रहा है, मतलब कि नॉर्मली अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करते हैं, टाइम लगेगा 3 पावर n टाइम लगेगा, और स्टैक का साइज क्या होगा, स्टैक का साइज क्या होना है, स्टैक का साइज कितना होगा, -1 हो रहा था, मतलब क्या बिगो n लगा स्टैक का साइज, ठीक है।
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। लेकिन ये कब हो गया? विदाउट डीपी, मैंने बिना डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज किए हुए। ठीक है, अगर हम विथ डीपी करते हैं, विथ डायनेमिक प्रोग्रामिंग करते हैं, तो मेरे पास में टेबल होगा, सब फंक्शन को कैलकुलेट हम नहीं करने जा रहे हैं। उस केस में क्या रहेगा? उस केस में क्या रहेगा? इसका जो वैल्यू आने वाला है, इसका वैल्यू क्या आएगा भाई कि -1 हम इसको फाइंड करेंगे, an-1 को फाइंड कर लेंगे और bn-1 सबको फाइंड करेंगे। इसमें सारा वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को। मतलब क्या है कि डायनेमिक में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा बीगो n लग जाएगा, और स्पेस का जहां तक बात है, स्पेस के लिए क्या है, एक n लगेगा टेबल के लिए, प्लस n लगेगा स्टैक के लिए। अब लोग टेबल के लिए n लग रहा है, एक ही टेबल में सब स्टोर करेंगे क्या? यहाँ पर a है, b है, अरे मान लो 2 टेबल लग जाएगा, 2 टेबल लग जाए, a के लिए अलग रहे, b के लिए अलग रहे, a और b के लिए डिफरेंट रहे, कोई दिक्कत नहीं है। a और b के लिए डिफरेंट भी अगर टेबल है, 2 ही टेबल आएगा ना, यहाँ पर n है तो 2n हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल कितना बन रहा है? ओवरऑल बीगो n ही लग रहा है, स्पेस बीगो n ही है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो 3 पावर n से बीगो n बन गया। ठीक है, डायनेमिक का यही यूज है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं? नेस्टेड रिकर्सन। नेस्टेड का देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो देखने वाले हैं, इसमें क्या है, नेस्टेड रिकर्सन पर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कि नेस्टेड रिकर्सन का क्वेश्चन किस टाइप का होता है। ठीक है, इसमें देखो क्या है, नेस्टेड रिकर्सन का मतलब क्या है, सिंपल देखो कि मान लो ऐसा रहे a m, n इफ m इक्वल टू 1, अगर m का वैल्यू 1 रहे तो रिटर्न n+2, एल्स इफ n इक्वल टू 2, अगर n का वैल्यू 2 रहे रिटर्न m-1, m का वैल्यू कम करना है, m-1, 1 इज रिटर्न m-1, am-n-1। ये जो फॉर्म आ रहा है ना, जैसे एक फंक्शन के अंदर में एक फंक्शन ऐसा बना हुआ है, यही नेस्टेड है। ऊपर में बाकी सब सेम है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। यहां जो एक लाइन जो यहां लास्ट का रिटर्न जो हो रहा है, इसमें अच्छे से अगर नोटिस करोगे क्या दिख रहा है, यहां पर m, n, इस n का वैल्यू के लिए एक अलग से फंक्शन को कॉल करना है, एक पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यू के लिए एक फंक्शन कॉल करना है। यही नेस्टेड रिकर्सन है। और नेस्टेड रिकर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? एकरमन्स रिकर्सिव ट्री भी बोलते हैं, एकरमन्स रिकर्सन भी बोलते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या वैल्यू आता है। इसका इनपुट क्या दिया हुआ है? इनपुट दिया हुआ है a1,4, मतलब m का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 4 है। इसके बेसिस पर आउटपुट हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, एकदम आराम से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कितना है? a1,4 है ना, सबसे पहले लिखेंगे क्या, a1,4 हम लोग लिख लिए। ठीक है, 1,4 है, 1,4 हम लोग लिख लिए, 1,4 हो गया। m का वैल्यू है 1, n का वैल्यू है 4। ठीक है, अब देखो इफ m इक्वल टू, अच्छा ऐसा करो 2,4 लेते हैं, सॉरी 2 लेते हैं, डायरेक्टली रिटर्न हो जा रहा है। चलो 2,4 पर लेते हैं। ठीक है, m का वैल्यू क्या है 2 लेते हैं, n का वैल्यू 4 लेते हैं, तो क्या डायरेक्टली रिटर्न हो रहा है, यहां से रिटर्न हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं था, वो भी सही था। आउटपुट ही नहीं कुछ आया, वो भी कोई गलत चीज नहीं है, आउटपुट नहीं केवल कुछ मिला है। ठीक है, हम देखते हैं कि आउटपुट मिले, एक्सपेंड भी कर सकते हैं, वैसा प्रोग्राम हम देख रहे हैं। क्या m, n है। अब देखो 2,4 जब हम लिए हैं, यहां पर क्या किए हैं, यहाँ पर 2,4 लिए। ठीक है, 2,4 पर हम एक्सपेंड कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। यहाँ क्या है, m इफ m इक्वल टू 1, अगर m का वैल्यू 1 है, m कौन सा है, पहला है, पहला क्या है, m है, दूसरा n है। ठीक है, अगर m इक्वल टू 1 रहे, m इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है, नहीं है तो इल्स में आएंगे। इफ n इक्वल टू 2 रहे, n का वैल्यू 2 क्या है, a भी नहीं है। ठीक है, तो इसके इल्स में आएंगे। यहाँ क्या है, रिटर्न, यहां से क्या रिटर्न हो रहा है, यहां से क्या रिटर्न होने वाला है, रिटर्न होगा a, रिटर्न होगा a, m-1, m-1 मतलब 2 है तो -1 कितना हो गया, 1 हो गया, m-1 कॉमा, देखो 2 है, m का वैल्यू 2 है ना, m-1 किए तो क्या हो गया, 1 हो गया, कॉमा क्या है, a, m जो पहले से m आ रहा है, तब कि 2 कॉमा n-1, n-1
वन, फिर एक ब्रैकेट इसके लिए क्लोज किए, एक और ब्रैकेट इसके लिए। ठीक है, देख लिए कैसे एक्सपेंड करते हैं, इसको अच्छे से देख लो। क्या था एक सेकेंड, देखो यहां पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि रिटर्न एम माइनस वन, एम माइनस वन, एम का वैल्यू 2 है तो 1 हुआ। फिर एन के जगह पर एन यहां आना चाहिए था, एम कॉमा एन था ना, फंक्शन एम कॉमा एन है ना। एन की जगह पर क्या कर रहा है कि एक फंक्शन को बोल दिया है कि एक फंक्शन कैलकुलेट करके एन का वैल्यू फाइंड कर लो, एक फंक्शन कैलकुलेट करो और एन का वैल्यू फाइंड कर लो, यही बोल रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन को भी लिखना होगा एम कहां से आएगा, जो ओरिजिनल एम है एम जो यहां से चलते आ रहा है क्योंकि यही कॉल किया है, एम कॉमा एन माइनस वन। एन माइनस वन का मतलब क्या है, 4 है तो 4 माइनस वन कितना हो गया, 4 माइनस 1 हो गया 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं एक्सपेंड करते हैं इसको। ठीक है, इसको फिर से हम एक्सपेंड करते हैं। क्या है, इसको नहीं करेंगे, सबसे पहले ए और 1 कॉमा नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इस छोटा वाला को करेंगे। यहां पर क्या है, इस पूरे को एक्सपेंड किए हैं। अब क्या है, इस छोटा वाला करते हैं, बाद में इसका जब वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को, तब इस वाले ए को हम एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले हमको इस छोटा वाला ए जो है ए 2,3 इसका वैल्यू फाइंड करना है। जब इसका वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को, तब ये जो फंक्शन है इसको हम एक्सपेंड करने वाले हैं। ठीक है, यही चीज है, नेस्टेड रिकर्सन में यही होना है। नेस्टेड रिकर्सन का मीनिंग यही है, सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे, ये जब वैल्यू आएगा तब हम इसको करेंगे। अभी तक ऐसा फंक्शन नहीं दिखा था हम लोग को, अभी दिख रहा है। ठीक है, यहां पर देखो क्या करना है, ये 2,3 है, 2,3 है, 2,3 मतलब इफ m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 नहीं है, 2 है यहाँ पर। इफ n इक्वल टू 2, n का वैल्यू भी 2 नहीं है, रिटर्न यहाँ पर है, यहाँ क्या है, m माइनस 1, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, m माइनस 1, मतलब कि m माइनस 1, m का वैल्यू यहाँ 2 है, m माइनस 1 1 हो गया, m माइनस 1 कॉमा m n माइनस 1, तो m यही रहेगा 2 ही, और n का वैल्यू है जो -1 हो जाएगा, n 3 है तो यहां बन गया 2, n 3 है तो यहां बन गया 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पहले इसको हम एक्सपेंड करेंगे। जब इसको एक्सपेंड इसका वैल्यू आ जाएगा तब इस फंक्शन पर हम आने वाले हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को, इसी सीक्वेंस में करना है सॉल्व। ठीक है, इसके बाद में ये 2,2 है। अब क्या देखेंगे, m इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है। ठीक है, इसमें आए इफ n इक्वल टू 2, अगर n इक्वल टू 2 रहे, n इक्वल टू 2 अगर रहे तो क्या करना है, n इक्वल टू, देखो n का वैल्यू कितना है, 2 है, n का वैल्यू यहाँ कितना है, 2 है, तब क्या करना है, रिटर्न m माइनस 1 कॉमा 1, मतलब कि इसको कैसे एक्सपेंड करना है, अगर n का वैल्यू 2 रहे तो क्या फंक्शन कॉल होगा, m माइनस 1, m माइनस 1, m कितना है, 2 है ना, m माइनस 1 1 हो गया, कॉमा 1, n कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, n इक्वल टू 2 अगर है यहाँ पर तो m माइनस 1 कॉमा 1 हो गया, n यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, n 1 हो गया। ठीक है, 1 कॉमा 1 हो गया। अब तो एक ही फंक्शन है, इसको डायरेक्टली हम एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या भाई, ये 1 कॉमा 1 है, इफ m इक्वल टू 1, m का वैल्यू क्या है, 1 हो गया, तो रिटर्न क्या करना है, n प्लस 2 को रिटर्न करना। सिंपल, देखो क्या है, ये 1 कॉमा 1 है ना, यहाँ m भी 1 है और n भी 1 है। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, अगर m का वैल्यू 1 रहे, समझ रहे हो बात को, m का वैल्यू अगर 1 रहे तो क्या रिटर्न करना है, n प्लस 2, मतलब m का वैल्यू अगर 1 रहे तो रिटर्न क्या करना है, n प्लस 2, n का वैल्यू कितना है, 1 है, प्लस 2 कितना हो गया, 3, मतलब यहां से जो वैल्यू रिटर्न होकर जाएगा जो कितना आएगा, 3। अब इसका वैल्यू क्या बन गया, इस पूरे का वैल्यू क्या बन गया है, इस पूरे का वैल्यू बन गया है 3, यहां तक का वैल्यू बन गया है 3। ठीक है, इस फंक्शन, ये फंक्शन है जो इसको कॉल किया, इसके ये रिटर्न किया है कितना, n प्लस 2, n का वैल्यू यहाँ 1 था तो 3 बन गया, तो ये रिटर्न किया है 3, इसको एक्सपेंड किया तो यही बना था, यहां से रिटर्न किया 3, मतलब इसका वैल्यू आ गया 3। अब क्या हो गया वैल्यू, अब इस फंक्शन में देखो a1,3 है ना, a1,3 है ना, समझ रहे हो बात को, a क्या है, a1,3, इस पूरे का वैल्यू 3 हो गया। अब a1,3 के लिए देखेंगे क्या वैल्यू आता है, a1,3, m का वैल्यू क्या है, 1 है, तो रिटर्न क्या करना है, n प्लस 2
मतलब m का वैल्यू यहाँ 1 है, क्या करना है n+2। n का वैल्यू क्या है, इस पूरे का वैल्यू क्या है यहाँ से यहाँ तक के लिए 3 है, तो n का वैल्यू 3 है, n+2 मतलब 5। यहाँ से क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ से 5 को रिटर्न कर रहा है, यहाँ से 5 को रिटर्न किया। अब इस पूरे का वैल्यू क्या बन गया है, इस पूरे का वैल्यू 5 हो गया। यहाँ क्या है O1,5, O1, इस पूरे का वैल्यू क्या है 5 है, O1,5 जब किया है तो क्या मिल रहा है, m = 1 है तो रिटर्न n+2, मतलब 5+2 कितना 7, ये इसको कितना रिटर्न कर रहा है 7, तो इसका वैल्यू क्या बन गया, अब इसका वैल्यू बन गया 7, क्योंकि ये इसको कॉल किया था, ये है जो इसको कॉल किया, फिर इसको कॉल किया, फिर इसको कॉल किया, रिटर्न होकर फाइनल वैल्यू इसका क्या मिला है 7 आया है। मतलब क्या है, आउटपुट क्या मिलना चाहिए, आउटपुट 7 मिल गया हम लोग को। समझ रहे हो बात को। अगर देखो यही यहाँ पर एक चेंजिंग केवल करते, इफ m = 1 के जगह पर अगर हम 0 कर दिए होते ना, इफ m = 0 पर एक काम करना है, तब अभी ये स्टॉप नहीं होता, यहाँ पर ये और आगे चलता। फिर यहाँ पर क्या था 1, समथिंग रहेगा, यहाँ से जो डायरेक्टली हम रिटर्न कर रहे हैं, डायरेक्टली रिटर्न ना करके फिर से 1,3 मान लो है, 1,3 है, m = 0 पर रुकना है, ये नहीं है, n = 2 नहीं है, फिर से ये एक्सपेंड होता है, m, 1 में एक्सपेंड होता है। मतलब क्या है कि 1,3 रहता ना, फिर बाद में 0,3 आता। ठीक है, मतलब क्या कि m के लिए m = 1 किए हैं तब इतना जल्दी खत्म हुआ, अगर m = 0 कर देंगे ना तो ये और बहुत बड़ा बन जाएगा। एक बात याद रखना, बस इतना ही चीज ध्यान देना है कि जो फंक्शन हम एक्सपेंड कर रहे हैं रिटर्न में वही फंक्शन का वैल्यू मिलने वाला है। जैसे क्या हम इसको एक्सपेंड किए थे तो ये बना, जब ये रिटर्न किया है वैल्यू कुछ, तो इसका वैल्यू ही इतना होने वाला है, इस पूरे का वैल्यू नहीं 3 है। समझ रहे हो, ये 3 जब रिटर्न किया है यहाँ से, जब नीचे वाला ये जो फंक्शन है यहाँ से रिटर्न किया है कितना 3, तो 3 इसका वैल्यू केवल है, क्योंकि इतना पोर्शन को ही एक्सपेंड किए थे तो ये बना था। ठीक है, टोटल का वैल्यू 3 नहीं है, ये बात ध्यान देना है। जब टोटल फाइंड करना है तो यहाँ 1 होगा और इस पूरे का वैल्यू 3 रखेंगे, 1,3 पे फाइंड करेंगे तब इस पूरे का वैल्यू मिलेगा। 1,3 पे वैल्यू क्या मिला 5 मिला है। फिर यहाँ 5 इसका वैल्यू है, क्योंकि इसको हम एक्सपेंड किए थे, बस इतना पोर्शन को एक्सपेंड किए थे। टोटल वैल्यू कितना होना है a of 1,5, 1,5 इस पूरे का वैल्यू देखेंगे अगर तो 7 मिला। 7 किसका वैल्यू है, इस पूरे को हम एक्सपेंड किए थे, इस पूरे इसका वैल्यू 7 मिला, और कुछ आगे पीछे है कुछ नहीं है, मतलब कि इसका आउटपुट ही 7 बन गया, आउटपुट है जो 7 बन गया। समझ रहे बात को। मतलब क्या कि नेस्टेड रिकर्सन जो है, नेस्टेड रिकर्सन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ऐसा क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम सीख लिए। इसमें थोड़ा लेंदी क्वेश्चन भी अगर है तभी सॉल्व हो जाएगा, कंसेप्ट सेम ही है, और बहुत ज्यादा लेंदी देगा भी नहीं क्वेश्चन, क्योंकि एक टाइम लिमिट है ना। बहुत ज्यादा लेंदी देगा तो क्या करेगा कोई भी स्टूडेंट क्या करेगा, एग्जाम में बैठे हैं देख रहा है कि है तो आसान क्वेश्चन लेकिन लेंदी है, छोड़ देगा। तो एग्जामिनर कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखता है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगे, नहीं, ट्रिकी क्वेश्चन दे सकता है, वो ट्रिकी क्वेश्चन देगा, टाइम कम लगे, गलती होने का चांस बहुत ज्यादा रहे। इसमें भी क्या इतना में ही गलती होने का चांस है, जिसको कंसेप्ट नहीं आता है वो गलती कैसे कर बैठेगा। यहां पर देखिएगा इसका वैल्यू रिटर्न किया, जैसे ही इस पूरे का वैल्यू 3 मान लिया, गलत हो गया। समझ रहे हो बात को। बस यही चीजों चेक करना चाहता है कि नेस्टेड फॉर्म में अगर है, एक के अंदर में एक फंक्शन दिया हुआ है, ऐसे एक फंक्शन ए है, इसके अंदर में एक और फंक्शन दिया हुआ है, तब किस तरीके से सॉल्व करना है, ये आता है या नहीं आता है, बस काम खत्म हो गया। ठीक है, ये समझ गए। तो नेस्टेड रिकर्सन हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स और पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन। ये तीनों देखेंगे। ये तीनों कहां पर होता है, ये कहां पर होता है, ट्री पर होता है। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, सबके सब ट्री में होता है। ठीक है, ये सबको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए जो इतना रिकर्सन का बताया है इसको अच्छे से रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ये इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, उसके बाद एक क्लास में टावर ऑफ हनोई, फिर फिबोनाची सीरीज। चलो इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी का देखते हैं, पढ़ो आराम से।